हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके सामने लेके आ गई हूँ एक कंप्लीट रोड मैप। अगर आप दिसंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और किस तरीके से आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ। अगर आप लोग जेआरएफ अड्डा के साथ जुड़ रहे हैं दिसंबर 2026 की तैयारी के लिए, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एंड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी जो मैंने अपनी जर्नी में सीखा है। मैंने बहुत बार इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है, बहुत अटेम्प्ट दिए हैं टू अंडरस्टैंड द पैटर्न, टू अंडरस्टैंड द चेंजेस अपीयर्ड इन द ईयर्स एंड जो भी हमने जो नई चीजें सीखनी होती हैं उनका कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे हमारी तैयारी में चीजों को ऐड ऑन करना होता है, वो सारी चीजें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर यूजीसी नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। बढ़िया तरीके से कंप्लीटली आपको सारी चीजें कवर करवाई जाती हैं। एंड अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के, तो आपके लिए बैचेस भी जो हैं वो शुरू हो गए हैं। ओरिएंटेशन सेशन में ऑलरेडी ले चुकी हूँ। 11 जुलाई से आपके लिए जो है कॉमर्स की रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी और मैं आपकी क्लास लेने वाली हूँ कॉमर्स के लिए। पेपर 1 एंड कॉमर्स के लिए आप जुड़ सकते हैं, या डिफरेंट 14 सब्जेक्ट्स जो है वो ऑफर किए जाते हैं पेपर 2 में, तो जेआरएफ अड्डा के साथ आप जुड़ सकते हैं, इन सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं एंड कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलती है, कंप्लीट स्टडी प्लान आपको मिलता है। ये फीचर्स हैं प्रीमियम बैचेस के: स्मार्ट स्टडी प्लान, टॉपिक वाइज वीडियोस, डाउट क्लियरिंग सेशन, कंप्लीट नोट्स, पीवाईक्यूज विद ट्रेंड एनालिसिस, इग्निशन बैच के नाम से जो आप जानते हैं प्रीवियस ईयर का बैच है, मॉक टेस्ट हैं, साथ ही साथ वीकली प्रोग्रेस ट्रैकर। ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। अगर आप ओनली पेपर 2 लेना चाहते हैं ओनली पेपर 2 भी ले सकते हैं, और अगर आप ओनली पेपर 1 लेना चाहते हैं आप ओनली पेपर 1 के लिए भी जुड़ सकते हैं। आपको वो सब प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड जो आपको एक सब्जेक्ट नॉलेज जो होती है वो आपको गेन करने में हेल्प करेगा, आपका कोर कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगा, नॉलेजेबल पार्ट आपका इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप बहुत अच्छे से अपने सब्जेक्ट को समझ जाएंगे और कभी अपने सब्जेक्ट में मार नहीं खाएंगे। और बहुत कुछ इसके बाद है, ये एक जस्ट स्टेपिंग स्टोन है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो उसके लिए जो प्रिपरेशन करनी होगी वो भी आपकी यहीं से निकल जाएगी। साथ ही साथ आप रिसर्च पे काम करना चाहते हो, रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। आपका सब्जेक्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ से हो जाता है। तो कंप्लीट तैयारी के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है जो इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट अपना देंगे दिसंबर 2026 में। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो अपना एक बार या 2 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, या इस बार तैयारी की थी अटेम्प्ट नहीं दे पाए हैं और दोबारा से अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं। तो आप सभी जो है इन क्लासेस को जो है हम जो कवर करते हैं सिलेबस, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो, 6 महीने का कंप्लीट रोड मैप जो है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। और वो सारी चीजें डिस्कस करूंगी एज अ स्टूडेंट जो मैंने सीखी है, जो मैंने अपनी तैयारी में फील की थी, क्या चीज रिक्वायर्ड होती है, और पिछले 4 साल से आपको पढ़ा रही हूँ इस कैटेगरी में, तो किस तरीके से आप चीजें समझें सीखें, उन सब पे हम बात करते हुए चलेंगे। बिल्कुल रॉ वीडियो आपके लिए रहेगी ताकि आप पहचान सको, जान सको एज एन एस्पिरेंट कि कितना रिक्वायरमेंट रहता है, कितना डेडिकेशन डिसिप्लिन हमें रिक्वायर्ड है, किस तरीके से मेहनत करनी होगी और किस चीज का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, वो सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे रहने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिए सभी के साथ, सो दैट सभी बच्चे जो हैं वो जान पाए, सीख पाए, समझ पाए कि अगर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है तो किन चीजों का ध्यान हमें रखना होगा। और ये चैनल जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी जर्नी में। जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको कंप्लीट तैयारी जो है वो करवाई जाती है एंड कोशिश की जाती है हर एक बच्चे को वो चीज डिलीवर की जा सके जिसका वो हकदार है, जो उसको मिलनी चाहिए। एंड कोई भी तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट रहती है वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म, जेआरएफ अड्डा वेबसाइट, एप्लीकेशन के माध्यम से आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहती है। चलिए सेशन को करते हैं स्टार्ट। देखो, कॉमर्स जो है वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, जैसा आप सभी जानते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स के लिए अगर आप जुड़े हैं तो पेपर 1 जो है वो आपका जर्नल पेपर रहेगा, है ना। और ये जर्नल पेपर जो है ये आपको जेआरएफ अड्डा टीम पढ़ाने वाली है, जिसमें आपके 3 से 4 एजुकेटर रहते हैं, 4 से 5 एजुकेटर भी, ठीक है, जेआरएफ अड्डा टीम पूरी। और जो आपका पेपर 2 है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, तो आप मेरी क्लास देख रहे हैं, इट मीन्स आपका पेपर 2 कॉमर्स होगा, ठीक है। तो कॉमर्स जो है वो मैं पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो कॉमर्स आपके लिए जो है आयुषी मैम के द्वारा आ जाएगा। तो आपके लिए जो है
कॉमर्स के सेशंस शुरू कब से होंगे? आज ओरिएंटेशन सेशन है, जुलाई के सेकेंड वीक में आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। किस तरीके से सारी चीजें रहेंगी उसके बारे में भी हम जो है चर्चा करते हुए चलेंगे। पहली चीज जो मैं बिलीव करती हूँ, किसी भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन को अगर आपने क्लियर करना है तो क्या चीज है जो आपने ध्यान में रखनी है? कंपेटिटिव एग्जामिनेशन आपको एक टॉपिक के बारे में कितना अच्छे से पता है, कितना अच्छे से आपने पढ़ा है, कितना ज्यादा आपने पढ़ा है, उसके लिए नहीं है ना। ये ऑफ कोर्स आपको नॉलेज होनी चाहिए, बहुत इन डेप्थ आपको पढ़ना चाहिए, वो हम सब करते भी हैं और हम इस कोर्स में भी करेंगे। बट कंपेटिटिव एग्जामिनेशन नाम में ही कंपटीशन है, इसका मतलब ये है कि आपको जो पैटर्न है उसको समझ के, जो ट्रेंड है उसको समझ के इस तरीके से तैयारी करनी है कि आप सभी जो आपके साथ compete कर रहे हैं बच्चे, उनसे आगे निकल सको। तो चीजें जो है वो पढ़ाई और पढ़ाई से नहीं चलेंगी। पढ़ाई के साथ साथ एक क्लियर स्ट्रेटजी आपके माइंड में होनी चाहिए। किस बेसिस पे वो आप स्ट्रेटजी बनाओगे वो क्लियर होना चाहिए, एंड उसके बाद आपकी तैयारी जो है वो शुरू होती है। और जब आप उस तैयारी को अच्छे से करते हो, रिविजन करते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो, तो वो तैयारी एक जीत की तैयारी बन जाती है जो आपको सिलेक्शन दिलवा सकती है। अब पेपर 1 जो है उसमें भी 10 यूनिट है, पेपर 2 जो है उसमें भी 10 यूनिट है। साइमल्टेनियसली आपका जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 चलेगा। ऐसा नहीं है कि पहले पेपर 1 होगा फिर पेपर 2 की क्लासेस होंगी, ऐसा नहीं होगा। पेपर 1 की 1 क्लास या 2 क्लास आपकी रहेंगी, जैसे ही टीम डिसाइड करती है। यूजुअली 2 क्लास रहती हैं, 2 यूनिट एक पेपर की हम चलाते हैं एक साथ पेपर 1 की। ऐसे ही सिमिलरली आपकी पेपर 2 की क्लास रहेगी। पेपर 2 की क्लास जो है स्टार्टिंग में तो 1 यूनिट हम करते हैं, है ना, फिर धीरे धीरे हम थोड़ा पेस पकड़ते हैं तो 2 यूनिट एक दिन में आपकी हो जाती हैं। एंड क्योंकि पेपर 2 कॉमर्स जो है बहुत वास्ट है, मैनेजमेंट पूरा कवर हो जाता है, BM HRM जो आपका पेपर कोड 55 है वो कवर हो जाता है ना। इकोनॉमिक्स जो है वहां से कुछ अतरंगी से क्वेश्चन 1-2 हमारे पेपर में डाल दिए जाते हैं। स्टैट्स के कुछ अतरंगी क्वेश्चंस आपको कभी कभी पेपर में देखने को मिलते हैं। तो हमारा जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा वाइड हो जाता है, उसका स्कोप वाइड हो जाता है। यू नेवर नो कि कहाँ से एक यूनिट में वो 4 से 5 क्वेश्चन अलग बन जाते हैं जो हमें उनके लिए प्रिपेयर करना है। बट क्योंकि ऐसा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, ये कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है, तो वो जो हट के अलग क्वेश्चन बन रहे हैं वो चीजें हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारा कोर, और उस कोर सिलेबस को हमने कितने अच्छे से कवर किया है, कितना इन डेप्थ कवर किया है, कितनी उसकी रिवीजन की है, और किस तरीके से हमने ट्रेंड को समझा है, पैटर्न को एनालाइज किया है, वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। और जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग मुझे प्रिपरेशन करनी है, ताकि मेरी एग्जामिनेशन से पहले इस तरीके से तैयारी हो जाए कि एग्जामिनेशन में जो सवाल पूछे जाने वाले हैं वो मुझे पहले से ही आते हो, मैं उनके लिए पहले से ही तैयार हूँ। तो यहाँ पे आपके लिए जो पेपर 2 है उसमें भी क्योंकि स्कोप वाइड है तो आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा वाइड ही रहेगा, कवरेज थोड़ी ज्यादा रहेगी। बट मेन जो हमारा चंक है, जो 70% पोर्शन है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो उस पर हम फोकस करेंगे। एंड उसके बाद जो 30% पोर्शन होता है वो हमारा मिसलेनियस रहेगा, जो हम यूनिट में कवर करेंगे यूनिट वाइज। बट पहले 70%, फिर उसके बाद जो 30% है उसको कवर किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंस वाइज आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कवर होगा, एंड यूनिट वाइज हम हर चीज को कवर करते हुए चलेंगे। तो स्टार्टिंग में पेपर 2 की 1 ही यूनिट लेंगे, बट उसके बाद जैसे ही 1 मंथ हो जाएगा फिर हम थोड़ा पेस पकड़ेंगे, जिससे आप भी एक रिदम में आ जाओगे, आप भी समझ जाओगे किस तरीके से सारी चीजें कवर करनी होती है। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होता है बट धीरे धीरे हो जाता है। तो फिर उसके बाद 1 महीने के बाद 2-2 यूनिट हमारी पैरेलल चलेंगी, पेपर 1 की भी पेपर 2 की भी। और पेपर 1 का जो फर्स्ट मंथ होता है उसमें काफी चीजें कवर हो जाती है, लगभग 3 यूनिट आपकी आराम से कवर हो जाती है, 3 से 4 यूनिट। तो आपका पेपर 2 जो है वो कम है, पेपर 2 ज्यादा हो चुका है। तो बाद में जब पेपर 2 की ज्यादा यूनिट्स होंगी तो ऑटोमेटिकली पेपर 1 थोड़ा कम हो जाएगा, एंड इस तरीके से आपका बैलेंस जो है वो बनता चलेगा, राइट। अब कैसे करना है ये मैंने आपको बताया कि हम जो है इंपॉर्टेंस वाइज चीजों को कवर करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंस मुझे कहाँ से पता लगती है? मैंने बोला ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये नहीं, कैसे पता लगा? ये मुझे पता लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिकोड करके। मैम इस बार दिसंबर 2024 वाला पेपर रिपीट हो गया तो क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर लें, पढ़ने की जरूरत नहीं है क्या? गलत। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ना वो आप कवर करोगे, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, तभी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट याद आएगा तो आप इजीली कर पाओगे। अगर PYQs का रट्टा लगाने लगोगे तो बात नहीं बनेगी।
तो कैसे मुझे एक यूनिट की इंपॉर्टेंस पता लगती है, वो मैंने बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के। बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या एक बार लगाने से समझ आ जाते हैं? नहीं। सबसे पहले आप टॉपिक्स फिगर आउट करते हो, फिर कितने बार एक टॉपिक रिपीट हुआ है उसको आप देखते हो, और कितने तरीके से आपसे एक क्वेश्चन उस टॉपिक का पूछा गया है वो आप समझते हो, जिससे आपको पता लग जाता है कि ये टॉपिक जो है वो इस तरीके से पूछा जा सकता है और इतना बार पूछा जा चुका है, इतना रेपिटेशन इसका हो चुका है, तो ये टॉपिक मैं मिस नहीं कर सकता। और यही जो चीज है, यही हमारा 70% पोर्शन जो है वो रहेगा। यूनिट वाइज बोल लो या ओवरऑल बोल लो, एक ही बात है। फिर उसके बाद जो हमारे न्यू टॉपिक्स, ट्रेंडी टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे मैंने बोला ना स्कोप इज टू वाइड, तो स्कोप जब वाइड है तो वो 30% पोर्शन जो हमारा रह जाता है ना, जो कभी कभी पेपर में पूछा जा चुका है ना, जो एक यूनिट के 2 क्वेश्चन बिल्कुल हटके आ गए थे एक बार, फिर अगले अटेम्प्ट में 2 क्वेश्चन और नवे आ गए, फिर अगले अटेम्प्ट में 1 क्वेश्चन और नवा आ गया, तो वो पिछले 5-10 साल में जो नए टॉपिक्स जुड़ते जा रहे हैं, वो 30% पोर्शन जो है ना, वो मेरा यहाँ पे मैं उसको मिसलेनियस बोल रही हूँ। ठीक है, तो मिसलेनियस टॉपिक्स क्या है? वो 30% पोर्शन जो हर बार मुझे कुछ ना कुछ नई चीज मेरे पेपर में दिखाई देती है, दैट इज माई 30% पोर्शन। तो मेन फोकस हमारा ये 70% है, क्योंकि अगर ये 70% नहीं करके जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, बट अगर ये 30% कर जाओगे तो सिलेक्शन रैंक के साथ होगा। समझ रहे हो डिफरेंस? ये है। तो ये 70% पोर्शन कोई भी स्किप नहीं करता, और इसको स्किप करना भी नहीं चाहिए। अगर आप इस 70% पोर्शन को कवर नहीं कर रहे हो तो आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी ही नहीं कर रहे हो। अगर आप ये 30% पोर्शन पे ही सारा टाइम लगा रहे हो तो भी गलत है। पहले 70% पोर्शन, फिर उसके बाद अपने स्कोर में इंप्रूवमेंट, अपने तैयारी में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस, और सिलेबस का जो स्कोप है उसका कवरेज जो है वो कंप्लीट कवरेज आपको इस 30% से देखने को मिलता है। अब मेन चीज जो बताने जा रही हूँ, ध्यान रखना, ये 70% जब आप करोगे तो इसमें से जो हमारा आउटपुट आना चाहिए, ये आउटपुट जो है ना, ये 70% में से लाइक 90% आउटपुट तो आपका आए। यानी कि अगर मैं आपको 10 चीजें बता रही हूँ, इन 10 चीजों में से 9 चीजें आपके दिमाग में रहनी ही चाहिए। अगर वो नहीं रह रही है तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, तो इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब ये जो 30% पोर्शन है, इसका जो आउटपुट है, अगर ये 30, 40, 50% तक भी आ रहा है ना, इसका अगर आउटपुट आप 50% पोर्शन तक भी लेके आ रहे हो तो भी आपके सिलेक्शन के हाई चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पे मेहनत करना, यहाँ पे टाइम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस चीज पे टाइम नहीं लगा रहे हो, इस पे मेहनत नहीं कर रहे हो और सिर्फ इसकी तरफ भाग रहे हो, तो सिलेक्शन बहुत दूर है। आपकी अप्रोच ही गलत है। आपने जो स्ट्रेटजी फॉलो की है वो सही डायरेक्शन में आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगी कि आप इससे रिजल्ट्स ले पाओगे। ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, और अगर ये चीज आपको स्टार्टिंग में ही समझ आ जाती है तो बहुत बढ़िया। अदरवाइज आपका टाइम जो है वो शायद उतना प्रोडक्टिवली आप यूज नहीं कर रहे हो जितना आपको करना चाहिए। ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये कैसे समझा जाता है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही समझा जाता है। एंड आपके लिए क्या बेनिफिट यहाँ पे हो रहा है कि ये सारी चीजें मैंने समझ ली हैं, और उसी के बेसिस पे आपका कोर्स जो है वो डिजाइन हुआ है, एंड इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चीजों को कवर करते चलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक अकाउंटिंग यूनिट उठाओ, यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? मेरे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरा प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का टॉपिक है, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में आता है ना, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है, एक्सपेंडिचर, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, ये जो टॉपिक है ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का पोर्शन है। तो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग जो है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में भी आता है। एंड ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर में भी ज्यादा ना आ रहा हो ना, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरा यहाँ पे बेस बनेगा जो आगे मैं चीजें पढ़ूंगी उसके लिए। तो मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर में देखा कि बहुत बार हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये टॉपिक जो है मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा ना भी आ रहा होता, रिपीट कर रही हूँ मैं, तो भी ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट कैसे हो जाती, क्योंकि इसके ऊपर ही मेरी फाउंडेशन जो है वो बिल्डिंग जो है वो बनेगी। तो ये फाउंडेशन है,
तो फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, इसलिए बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग बहुत जरूरी है। अब एक क्वेश्चन आता है प्रोसेस कॉस्टिंग से। पिछले 10 साल में अगर मैं देखूं 3 या 4 बार आया, पिछले 10 साल में 3 या 4 बार। और एक टॉपिक है मेरा कंपनी अकाउंटिंग, जहां पे इश्यू ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर, है ना, री इश्यू ऑफ शेयर, ये जो टॉपिक है ये मेरा पिछले 10 साल में बहुत बार, नंबर ऑफ शिफ्ट्स बहुत ज्यादा होती है, हर साल 2 बार पेपर होता है, तो ये क्वेश्चन मुझे 15 बार देखने को मिल चुका है एग्जामिनेशन में, 15 से भी ज्यादा बार। तो मेरे लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट हुआ? मेरे लिए प्रोसेस कॉस्टिंग से ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट हुआ, जो शेयर का टॉपिक है। तो ये चीज कैसे पता लगी? प्रीवियस ईयर से पता लगी। तो अब मुझे जब अपना सिलेबस कवर करना है तो मैं पहले प्रोसेस कॉस्टिंग को कवर करूंगी, या मैं पहले इश्यू ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर को कवर करूंगी, इश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर को कवर करूंगी। उसी बेसिस पे यहाँ पे मेरा जो पहला टॉपिक है वो यहाँ से कंपनी अकाउंटिंग से बनेगा। ऐसे ही अब कंपनी अकाउंटिंग में ही लेट से हमारा एक टॉपिक है होल्डिंग एंड सब्सिडरी अकाउंटिंग, और एक टॉपिक है हमारा इश्यू ऑफ शेयर, ठीक है। अब होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी जो होती है उसके अकाउंटिंग जब हम करते हैं, ये पिछले 10 साल में मेरे को 2 से 3 बार देखने को मिला है, और जो शेयर वाला टॉपिक है वो 15 बार आ चुका है। तो मैं क्या करूंगी, मैं कंपनी अकाउंटिंग में भी पहले शेयर इशू, री इशू, फॉरफीचर वाला टॉपिक करूंगी, उसके बाद जो ये टॉपिक है होल्डिंग एंड सब्सिडरी वाला वो करूंगी। तो ये जो वेटेज है ना, जितना ज्यादा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जितनी ज्यादा बार एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उतना ही ज्यादा उसका वेटेज है, उतना ही प्रायोरिटाइज आपको उस टॉपिक को करना पड़ेगा। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही कि अब जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपका शायद होल्डिंग सब्सिडरी आ जाएगा और आपका जो है टॉपिक इशू ऑफ शेयर नहीं आएगा, ये हो सकता है ना। और ऐसा भी नहीं होगा कि इशू ऑफ शेयर ही आएगा 100% या इशू ऑफ शेयर नहीं आएगा 100%, ऐसा भी नहीं होगा। आप एग्जामिनेशन के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट पैटर्न, बट एग्जैक्ट 100% श्योरिटी हो ऐसा नहीं होता है ना। मेरे साथ तो भी ऐसा भी है नहीं, इतनी ज्ञान प्राप्ति मुझे नहीं हुई है, बट यस, अब मेरे लिए मैंने प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को एनालाइज करके अपने टॉपिक का जो वेटेज है वो डिसाइड किया, एंड उसके अकॉर्डिंग मैंने एक सीक्वेंस बना ली। अब ये सीक्वेंस मुझे ये नहीं बोल रही कि तुमने ये टॉपिक करना ही नहीं है, सीक्वेंस मुझे ये बोल रही है प्रायोरिटाइज इस टॉपिक को करो, बाकी टॉपिक आप करो पर बाद में करो, इस टॉपिक के बाद, ठीक है। तो जब एक टॉपिक के बाद आप दूसरा टॉपिक करोगे तो डेफिनेटली जो पहले टॉपिक कर रहे हो वो आप अच्छे से करोगे, रिवीजन भी उसकी ज्यादा हो पाएगी दूसरे के कंपैरेटिवली, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि दूसरा आपने छोड़ना है। तो इंपॉर्टेंस समझ रहे हो मेरी? पहले मैं ये देखूंगी कि कौन सा टॉपिक कितनी बार आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर करूंगी। मुझे नहीं पता एग्जामिनेशन में क्या होने वाला है, बट ये जो प्रीवियस ट्रेंड है ये आपका 80% पेपर जो है वो प्रिडिक्ट कर देता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 100%, आई एम टॉकिंग अबाउट 80%। 100 में से 80 क्वेश्चन आपके इसी पैटर्न के बेसिस पे आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, एंड दिस इज फॉर बोथ पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। तो जब दोनों जगह मुझे ये चीज दिखाई दे रही है तो मैं क्यों ना 80% के बेसिस पे अपनी तैयारी करूं, जो कि मुझे एक्चुअल में जेन्युइनली हेल्प करने वाला है, रादर कि मैं हर टॉपिक को किसी भी टाइम कर रही हूँ। तो ये एक स्ट्रेटजी है, एक डायरेक्शन है, एक स्ट्रेटजी को जो मैंने दी है कि मुझे इस तरीके से काम करना है, और यही इंपॉर्टेंस है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। और जो मैंने टॉपिक आपको बोला कि मैंने वो टॉपिक आपको पहले करवाने हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो 70% पोर्शन होगा, उसका आउटपुट 90% होना चाहिए। मैंने आपके लिए कंपनी अकाउंटिंग को रखा उस 70% पोर्शन में। अब कंपनी अकाउंटिंग में इश्यू ऑफ शेयर वाला टॉपिक भी है, होल्डिंग सब्सिडरी भी है। अब मैं आपको ऐसे ऐसे कोई 10 टॉपिक करवा रही हूँ, उनमें से आपको कम से कम 9 टॉपिक तो करने ही हैं अच्छे से, तभी आपका रिजल्ट जो है वो बहुत बढ़िया जाने वाला है। क्योंकि वो 80% पोर्शन में से अगर आप 70% पोर्शन या 70% से भी ज्यादा थोड़ा अच्छे से कर लोगे तो डेफिनेटली आप अपना स्कोर जो है वो अचीव कर लोगे, जो आपको सिलेक्शन देगा। किसी के भी 100 में से 100 नंबर आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, 300 में से 300 नंबर आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, बट बहुत सारे बच्चे जो है वो 200 प्लस स्कोर करेंगे। तो आपको भी उन बच्चों में आना जो 200 प्लस स्कोर करेंगे, इवन 220 प्लस स्कोर करेंगे, जो कट ऑफ को क्रॉस करेंगे और अपना सिलेक्शन लेंगे। तो उसके लिए ये चीज होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद जो 30% मिसलेनियस है ना, जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग का मैंने एक एग्जांपल दे दिया था, है ना। इसी तरीके से हमारा इन्फ्लेशन अकाउंटिंग बहुत रेयर पूछा जाता है, बजटिंग टॉपिक जो है वो बहुत रेयर पूछा जाता है, तो वो हमारे 30% पोर्शन में आ जाएंगे, है ना। फोरेंसिक अकाउंटिंग बहुत ही रेयरेस्ट टॉपिक है, अभी तक नहीं पूछा गया है, एक बार एक थ्योरी का क्वेश्चन आया था बस,
वो उस 30% में है। इस 30% में मैं बोल रही हूँ आउटपुट 50% होना चाहिए। तो ये 30% जो पोर्शन है ना, इसके बेसिक्स सिर्फ और सिर्फ मुझे क्लियर करने हैं। मुझे इसमें डुबकी नहीं लगानी है, इसमें मुझे डुबकी लगानी है 70% में। और यही 70% पोर्शन जो है ना, ये आपके पेपर में 80% पेपर बन के आएगा। और यहाँ से कम 80 बोल रही हूँ, यहाँ से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20% सवाल आपके, यानी कि 100 में से 20 सवाल बनेंगे। और यहाँ पे 70% जो हमारा सिलेबस रहेगा उसमें से 80 सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं। तो मेरे लिए ये 70% पोर्शन मस्ट टू डू है, ये मेरा कोर है जिसपे मुझे मेहनत करनी है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आउटपुट लेना है। ये मिसलेनियस टॉपिक है जिसपे मुझे कुछ मेहनत करनी है एंड बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखने हैं, जिससे मुझे अपने बैच, अपने कोर्स से इस तरीके से सिलेक्ट, मेरी लर्निंग हो जाए कि मुझे अच्छा सिलेक्शन मिले। तो वो ये चीज़ है। ये चीज़ जो है ना, ध्यान देना, सिर्फ ये 70% पोर्शन जो है, ये ऐसा पोर्शन है जो आपको नेट बहुत आराम से दिला देगा। इफ़ यू आर टारगेटिंग नेट, तो आपको इसकी तरफ जाने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना ही सफिशेंट है। ये 70% सफिशेंट है, आपको नेट मिल जाएगा। बट इफ़ यू वांट जीआरएफ, यू वांट गुड स्कोर, तो आपको इस 30% पे भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो समझ गए हो कि कितना इंपॉर्टेंस हमारे लिए रहेगा इन टॉपिक्स को बाइफरकेट करके पढ़ाई करने में। और जो आपके लिए कोर्स रहेगा उसमें भी हम जो पढ़ाई करते हुए चलेंगे, जो टॉपिक्स आपके लिए रहने वाले हैं, वो वेटेज वाइज ही टॉपिक रखे जाएंगे, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, वेटेज वाइज हर चीज रहेगी। अब पार्टनरशिप अकाउंटिंग में है ना, जो है पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो टॉपिक है, वो सबसे लास्ट में मैं करवाती हूँ क्योंकि बहुत रेयर है वो टॉपिक। बट एडमिशन, रिटायरमेंट, ये सबसे पहले हम करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा पूछे जाता है। तो यही चीज है, टॉपिक वाइज भी वेटेज है, यूनिट वाइज भी वेटेज है, एंड पूरा जो टॉपिक हम कर रहे हैं, जो टाइप्स हैं, जैसे पार्टनरशिप अकाउंटिंग है, कंपनी अकाउंटिंग है, कोस्टिंग है, मैनेजरियल अकाउंटिंग है, इनमें भी इंपॉर्टेंस वाइज ही हम लोग जो है चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। तो इस तरीके से पूरी की पूरी यूनिट का बाइफर्केशन होगा, पूरे कोर्स में आपको यही चीज दिखाई देगी। अब दूसरी चीज जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि नंबर ऑफ लेक्चर्स। हर एक यूनिट जो है वो एक जैसी नहीं है। हमारे कॉमर्स में कुछ थ्योरी है और कुछ हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन है। अब जिन यूनिट्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे कि हमारी यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 3, थोड़ी सी है ना, यूनिट 3, या यूनिट 3 को मैं न्यूमेरिकल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ग्राफ्स वगैरह भी रहते हैं इसमें। ठीक है, और हमारी आती है यूनिट नंबर 5 एंड हमारी आती है यूनिट नंबर 10। ये 5 यूनिट जो है ना, इनकी अप्रोच थोड़ी अलग रहेगी कवर करने की। और जो बाकी हमारे यूनिट हैं, जैसे कि यूनिट 1, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8 एंड यूनिट 9, इनकी जो अप्रोच रहेगी वो हमारी डिफरेंट रहेगी। यहाँ पे पीडीएफ रीड करना, थ्योरी को बार बार रिवाइज करना, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ रिवीजन नहीं, हाथ से आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। थ्योरी पोर्शन को अच्छे से लर्न करने के लिए न्यूमेरिकल पोर्शन को समझना पड़ेगा। मैम मेरा न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कुछ हो पाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अच्छे से बेसिक्स को समझेंगे तो डेफिनेटली आप समझ पाओगे। और जो न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करेंगे, जो न्यूमेरिकल लीस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर बाद में फोकस करेंगे, वो मिसलेनियस 30% में रहेगा। यहाँ पे आपके जो सेक्शंस हैं, जैसे कि यूनिट नंबर 9 में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं। यूनिट 8 में भी हमारे पास जो है टर्मिनोलॉजीज आती हैं, और जो प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स, 4Ps है, मार्केटिंग मिक्स है, एंड उसके रिलेटेड डिसीजंस हैं, कंज्यूमर बिहेवियर, उसकी थ्योरीज हैं, कौन सी थ्योरी किसने दी, लर्न करने वाली चीजें बहुत सारी हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग वाली जो यूनिट है, इसमें चीजें लर्न करने वाली हैं। कोई चीज इस तरीके से काम करती है वो आपको याद रखना पड़ेगा। इस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी, आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों दी थी वो याद रखना पड़ेगा। कौन सा इंस्टीट्यूशन कब बना था याद रखना पड़ेगा। तो फैक्चुअल डेटा आपका बहुत ज्यादा यूनिट नंबर 7 से बनता है। फिर यूनिट 6 BMHRM, एंड आप इसको अपने रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हो कि किस तरीके से आप कहीं जॉब कर रहे हो, तो वहां पे जो एनवायरनमेंट होता है उसी को हम और इम्प्रूव करने की बात करते हैं। मिलके लोग अच्छे से काम कर सके ताकि जो हमारे अल्टीमेट गोल है वो पूरे हो सके, उसलिए हम काम करते हैं।
किस तरीके से कितने टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कितने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर होते हैं, ये सारी चीजें। और जो थ्योरीज दी गई हैं, कौन सी थ्योरी किसने दी, कब दी, क्यों दी, पहली थ्योरी में क्या कमी थी जो दूसरी थ्योरी ने ओवरकम की, ये सारी चीजें आपने लर्न करनी है। और इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट जो हमारी यूनिट है, इसमें भी कोई इंस्टीट्यूशन बना है, क्यों बना है, कब बना था, किस पर्पस के लिए बना था, क्या काम करता है ना, किस तरीके से हम इंटरनेशनली ग्रो कर रहे हैं अपने बिजनेस को, किस तरीके से हम इंटरनेशनल लेवल पे अपना बिजनेस लेके जा पा रहे हैं, कितने तरीके हैं, क्या क्या तरीके हैं, कौन सी थ्योरीज के बेसिस पे हम ये डिसीजन लेते हैं, है ना, हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होगा, कैसे मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी हमारी वर्क करती है, किस तरीके से जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट में यही सारी चीजें होती हैं। फिर उसके बाद हम लोग जो है इनकी टेक्निक्स वगैरह पढ़ते हैं बिजनेस को, एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए, जो फैक्टर्स इम्पैक्ट डाल रहे हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, कैसे और इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, किस तरीके से एफडीआई वर्क कर रही है, कैसा उसका इम्पैक्ट रहता है ओवरऑल, है ना। आज हम बात करते हैं कि दो कंट्रीज के बीच में वॉर है, तो जो हमारा एक लिंक होता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं, वो कैसे इम्पैक्ट होता है, गवर्नमेंट किस तरीके से इंटरवीन करती है जब हम इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, क्या हम अपनी डोमेस्टिक कंट्रीज को, कंपनीज को बचा पा रहे हैं नहीं, अगर उनको नुकसान हो रहा है तो कैसे बचाया जा सकता है, ये सारी चीजें जो है ये आपको थ्योरी में करनी है। बट न्यूमेरिकल पोर्शन में कोई चीज इस तरीके से हो रही है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो लॉजिक समझना है एंड उसके बिहाफ पे सारी चीजें होंगी। तो थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों चीजें होंगी, यहाँ पे थ्योरी होंगी, न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं होगा, आपको कुछ सॉल्व नहीं करना होगा, बट यू हैव टू लर्न टू मच। तो उसके लिए आपकी अप्रोच अलग होगी। एंड जब हम प्रैक्टिस की बात करते हैं तो नंबर ऑफ लेक्चर्स भी हमारे बढ़ जाते हैं। तो ये जो हमारे यूनिट्स है ना, ये सबसे ज्यादा लेंदी यूनिट्स हैं, ये जो है ये कम लेंदी यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कोई यूनिट 10 दिन में, 15 दिन में, 18 दिन में, इतने में खत्म हो जा रही है। बट यहाँ पे जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वहां पे आप देखोगे कि आपकी एक यूनिट कम से कम 20 दिन ले रही है ना, 20 दिन, 25 दिन, कोई 28 दिन, इस तरीके से, क्योंकि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तरीके से आपका कोर्स रहेगा। एंड मेरा जो प्लान है वो क्या है कि मैं स्टार्टिंग जो है वो चाहूंगी कि हम न्यूमेरिकल यूनिट को उठाएं, ठीक है, और एक ऐसी यूनिट से शुरुआत करें जो हम अपने 11th-12th में भी सबसे पहले पढ़ते थे, जो कि हमारी अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक्स यूनिट है, वहां से हम शुरू करें। तो उस तरीके से जब हम चलेंगे आगे बढ़ते हुए तो आप ये देखोगे कि आपका जो पूरा पोर्शन है एक यूनिट का न्यूमेरिकल थ्योरी वो कवर हो रहा है एंड आप उसकी इम्प्लीकेशन समझ पा रहे हो। एंड उसके साथ साथ फिर थ्योरी न्यूमेरिकल का बैलेंस बनेगा, तो आप प्रैक्टिस ओरिएंटेड यूनिट भी करोगे, रिवीजन ओरिएंटेड यूनिट्स भी करोगे एंड बार बार रिवाइज करना है, वो चीज आपकी हैबिट बन जाएगी एंड उसी के साथ हमारा जो है पूरा सिलेबस कवर होगा। अभी हम जुलाई में चीजें शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, जुलाई में हमारा जो है स्टार्टिंग रहेगा। तो जुलाई से हमारा जो टारगेट है वो थ्योरी कवरेज का, पूरा कोर्स कंप्लीशन का, वो है नवंबर तक, ठीक है। तो जुलाई से नवंबर आपका ये सब कुछ जो है हम कवर करते हुए चलेंगे। जुलाई से नवंबर में जुलाई के होंगे 20 दिन, ठीक है, फिर अगस्त होगा, सितंबर होगा, अक्टूबर होगा और नवंबर होगा। नवंबर पूरा होगा क्या, 10-15 दिन बस, है ना। तो अभी हमारे पास जो है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और एक महीना जो है जुलाई और नवंबर, 4 महीने का टाइम है। ये 4 मंथ्स का जो टाइम है इसमें हम लोग पूरा रिवीजन के साथ क्या करने जा रहे हैं, पूरा सिलेबस कवरेज करने जा रहे हैं। इन 4 मंथ्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, इन 4 मंथ्स में पूरा कॉन्सेप्ट आपका होगा, अपडेटेड होगा हर चीज, ठीक है, और साथ ही साथ जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ साथ होंगे एंड सारे के सारे आपके डाउट्स जो हैं वो लिए जाएंगे एंड साथ ही साथ आप अपने एंड से क्या करोगे, आप अपने एंड से नोट मेकिंग करोगे। तो ये 4 महीने में ये सब काम जो है वो हमें करना है। हर यूनिट कितना समय लेगी वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इस तरीके से हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद नवंबर, मिड नवंबर से, है ना, मिड नवंबर से कब तक, टिल एग्जाम, आपके लिए क्या होंगे, रिवीजन क्लासेस। पूरा जो सिलेबस हमने बड़े तसल्ली से कवर किया है उसको हम कंप्लीटली रिवाइज करेंगे। तो कंप्लीट रिवीजन जो है नवंबर दिसंबर में आपको देखने को मिलेगी जब तक हमारा पेपर नहीं हो जाता। और यूजुअली देखा गया है कि जनवरी फर्स्ट वीक तक आपके पेपर चलते हैं, तो पूरा मतलब लाइक 25 डेज तो एटलीस्ट हमें दिसंबर के मिलेंगे ही और नवंबर के कुछ दिन होंगे। तो ये 35 से 40 दिन का जो समय है ये आपका कंप्लीटली रिवीजन को डेडिकेटेड रहने वाला है।
4 मंथ्स यानी कि अप्रोक्सीमेटली 121 डेज ये समय जो है आपका रहेगा कंप्लीट प्रिपरेशन का, और ये समय जो है ये रहेगा रिवीजन का। और ये जो प्रिपरेशन मैं आपको करवाऊंगी, मैंने बोला कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाए जाएंगे, तो प्रिपरेशन के साथ साथ हम क्या करेंगे, हम एप्लीकेशन पे भी काम करेंगे कि जो टॉपिक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है क्या वो हम अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस चीज पे काम जो है वो किया जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या सबको समझ आया? ये क्या ये पूरा प्लान जो है ये आपको समझ आया? यह भी देखने में लग रहा है कि हाँ बिल्कुल सॉर्टेड सा है, बीच में और चीजें भी आएंगी, मैम हमें जो है ये काम भी है, ये भी है, हम ये भी करते हैं। तो पहले दिन ही मैं आपको बता रही हूँ, देखो एक चीज है, अगर आप अभी जुड़ चुके हो पढ़ाई करने के लिए और सिंसियर हो, तो आपको डेली कितना समय देना है? डेली यू हैव टू गिव 5 to 6 hours। इफ यू आर अ स्लो लर्नर, आपको धीरे धीरे जो है नोट मेकिंग आप कर पाते हो, धीरे धीरे समझ आता है, तो यू हैव टू गिव 7 to 8 hours, राइट? तो अकॉर्डिंगली आपने अपना शेड्यूल बनाना है, और डू नॉट कंसीडर दिस एग्जामिनेशन कि चलो यार लास्ट के 1 महीने में तैयारी करके हो जाएगा। शायद हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, शायद आप कर लो, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, बट अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो एक पर्पस उसका होगा कि आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, मीन्स आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे भी काम करना चाहते हो। आपको शायद ऐसा कहीं लगा है कि मुझे जो है अपने नॉलेज पार्ट पे काम करना है, तो नॉलेज पार्ट पे काम करना है तो ये चीज रिक्वायर्ड है, ये डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है। अल्टीमेटली आपको एग्जामिनेशन क्रैक करना है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है, औरों से आगे निकलना है, उसके लिए हम काम करेंगे, उसके लिए रिवीजन, पीवाईक्यूज, आपके लिए स्ट्रेटजीज, हर चीज है। बट ये डिसिप्लिन्ड वे जो है ये आपके नॉलेज पार्ट को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेगा कि आप जो है हर टॉपिक को बहुत अच्छे से इन डेप्थ समझ पाओगे, और एक बार अगर आपने इन डेप्थ समझ लिया तो कभी भी अपने सब्जेक्ट में मार नहीं खाओगे, हमेशा कुछ ना कुछ बढ़िया आप ऑफर कर पाओगे किसी को भी जिसको पढ़ा रहे हो, कोई कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो कहीं पे भी। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे जो है 3 महीने बाद जागेंगे, आफ्टर रिजल्ट जागेंगे कुछ, तो उनके लिए क्या होगा, हम पहले ही 20% पोर्शन कवर कर चुके होंगे, रिजल्ट तक 10-15% पोर्शन हो जाएगा, फिर हमारा जो है 3 महीने तक हो जाएगा आराम से, अगस्त या सितंबर तक 50-60% पोर्शन कवर, इवन 70% भी हो सकता है। पेपर 1 जो है वो ज्यादा जल्दी आपका कवर हो जाता है, तो वो आपके लिए फिर बैकलॉग हो जाएगा। तो अभी ये मत सोचो कि मुझे अभी नहीं पढ़ना है, अभी आपकी क्लासेस जो हैं वो शुरू नहीं हुई है कोर्स की, आज ओरिएंटेशन सेशन है और मैं 10 दिन के बाद ही क्लासेस शुरू करूंगी। बट अभी आपके पास जो एक बहुत अच्छा टाइम है वो ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको इग्निशन बैच के नाम से मिला होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं इनको आप करना शुरू कर सकते हो। कोई भी एक यूनिट उठा लो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अब ऐसा नहीं है आप मास्टर्स करके आए हो या आप यूजी में हो या यूजी हो चुकी है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप अननोन हो अपने सब्जेक्ट से। कोई भी एक यूनिट उठाओ, पेपर 2 की उठा लो, पेपर 1 का मन कर रहा है तो पेपर 1 की उठा लेना, पेपर 2 की कोई भी एक यूनिट उठाओ एंड उसके क्वेश्चंस लगाने शुरू करो। जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, यू विल फाइंड कि आपके जो टॉपिक्स है ना कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो आपने पढ़ा हुआ है ना 11th-12th में, अपनी ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, और जो अब तक आपको याद है ना चीजें, वही सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। कुछ बहुत रेयर कभी पढ़ा था है ना, वो सबसे कम पूछी जाती हैं चीजें। इसीलिए बोलते हैं लोग, अगर आपने सुना भी हो कि यूजी पीजी से ही पढ़ के अच्छे से हो जाता है यूजीसी नेट, वो क्यों हो जाता है? इस वजह से, क्योंकि वही पोर्शन बार बार आपसे ज्यादा पूछा जाता है जो कोर होता है, और कोर टॉपिक्स हमें याद रहते ही हैं डेफिनेटली। तो आप पीवाईक्यूज उठा के थोड़ा सा एप्लीकेशन सीख जाओगे, वीडियो की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चंस हैं, तो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, आपको टाइम दिया सॉल्व करने का, सॉल्व करो, आंसर देखो, आपका आंसर सही हो रहा है तो बहुत अच्छी बात, आप रिकॉल कर पा रहे हो, नहीं सही हो रहा तो सीखो वहां से कि क्या बताया जा रहा है। मैं ये नहीं बोल रही इसके बाद हम कुछ करेंगे ही नहीं, मैं आपको जस्ट वो 10 दिन में आप ये सीख जाओगे कि इस एग्जामिनेशन के लिए किस तरीके से ये जो है टाइम देना बहुत जरूरी है ना, जो ये मैंने लिखा है, ये डिसिप्लिन वे में आना जरूरी है, ये आपको खुद ब खुद समझ आएगा। फिर इसके बाद हमारी जो पेपर 1 की यूनिट है, जैसे कि डीआई है, आरसी है, इस पे जो है आप 2-2 3-3 दिन लगाओगे तो डीआई के पैटर्न को समझना आपको आएगा कि क्या क्या डेटा दिया होता है, किस तरीके से आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनता है, ये चीजें आपको समझ आने लगेंगी और आपकी एक हैबिट बन जाएगी, आपके अंदर वो पेशेंस आ जाएगा
कि अगर मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी है ना, आई हैव टू गिव 5 to 6 months वेरी वेरी सिंसियर, बहुत सिंसियरिटी के साथ आपको चीजें लेके चलनी होंगी। हड़बड़ी में, जल्दबाजी में आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। जो भी AIR लेके आते हैं ना, उनसे सबसे पूछ लेना, किसी से भी पूछ लेना। 100 में से या 200 में से मैं बोलूंगी एक बच्चा शायद हो सकता है जो बोल देगा कि मैंने तो 1-2 महीने में पढ़ के कर लिया या बहुत इजीली हो गया। बाकी सारे बच्चे आपको ये बोलेंगे कि कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत जरूरी है। आप किसी दिन अगर 5 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो सकता है एक दिन हफ्ते में ब्रेक ले लो शुरुआती दिनों में, है ना। अब बाद में महीने में एक दिन आप ब्रेक ले सकते हो। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो है पूरे 5-6 घंटे नहीं पढ़ पा रहे, तो एटलीस्ट 1-2 घंटा तो दो शुरू में, है ना। धीरे धीरे हो जाएगा, फिर 5-6 घंटे तक पहुंच जाओगे। शुरुआत करनी पड़ेगी। किसी दिन एग्जॉस्ट हो चुके हो पढ़ पढ़ के, तो 1-2 घंटा आपको देना। मैं ये नहीं बोल रही कि पत्थर की लकीर हो चुकी है, ये पत्थर की लकीर नहीं है। बीच में मैं भी ब्रेक्स दूंगी, आपको भी ब्रेक्स मिलेंगी, एंड उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलेंगी। बट आपको अपने माइंड को इतना ट्रेन कर लेना है कि मुझे 5 से 6 घंटे इस तैयारी को देने हैं, तो मैं वो कोई रिविजन करके भी करूं, कोई नया टॉपिक पढ़ के करूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके करूं, किसी ना किसी तरीके से मुझे इन्वॉल्व रहना है 5 to 6 आवर्स इन द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन। और वो पैसिव नहीं, एक्टिव होना चाहिए। लाइक ऐसा नहीं है कि चलो बस चल रहा है, देख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा तो उस टाइम के लिए छोड़ दो। फोकस होके पढ़ो कि मुझे समझ आ रहा है जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं पढ़ रही हूँ, जितना मैंने देखा है मुझे समझ आया। अब उसके नोट्स आप बना रहे हो, उसकी रिवीजन कर रहे हो, तो आपकी परमानेंट मेमोरी में जाएगा। तो वो एक्टिव टाइम पीरियड आपको देना पड़ेगा। और एक और चीज आपको मैं बता दूं, जो आपका पेपर 1 है ना, इसमें मैं हमेशा बोलती हूँ कि 35+ क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं ना, बहुत है। आप पेपर 1 में 40 तक का टारगेट रखो। कोशिश ना करो कि मुझे तो 45 से ज्यादा ही स्कोर करना है, 50 में से 45 क्वेश्चन मेरे सही होने ही चाहिए। अगर इस ट्रैप में फंसोगे तो पेपर 2 बहुत ज्यादा सफर करेगा। बट मेक श्योर करना है कि पेपर 1 में 35+ क्वेश्चन मैं सही करूं। तो आपको 35 to 40 की रेंज में रहना है पेपर 1 में। एंड ये स्ट्रेटजी आपको हेल्प करेगी कोर कंटेंट अच्छे से रिवाइज करने में, एप्रोप्रिएट टाइम देने में, एंड फ्लाइंग कलर्स के साथ अपना अचीवमेंट लेने में, जो आप UGC नेट JRF क्रैक करना चाहते हो वो करने में। ऐसे ही फिर आपका जो पेपर 2 है, उसमें हमने ये नहीं लेना कि मुझे तो 90+ क्वेश्चन सही करने हैं। नहीं, आप अपना टारगेट बनाओ कि मुझे 75 to 80 क्वेश्चन तो सही करने ही है। आप स्टार्टिंग में ये टारगेट भी बना सकते हो कि मुझे 80+ पे जाना है। इससे होगा क्या, इससे आराम से 80 और 35 अगर हम यहाँ पे जोड़े मिनिमम भी, तो यहाँ पे हमारे पास 115 क्वेश्चन का टारगेट आराम से बन रहा है। और मुझे इतना ही करना है टारगेट, 115 क्वेश्चन अगर मैं टारगेट करती हूँ तो मैं एक सेफ जोन में हूँ। ठीक है, अगर मेरी कट ऑफ हाई जाएगी ना, मान लो मैं कट ऑफ ही 116 क्वेश्चन गई थी पिछली बार, तो वो पेपर जरूर जो है आपका बहुत इजी बना होगा, तो डेफिनेटली आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा। मैं आपकी ओवरऑल तैयारी की बात कर रही हूँ, जहाँ पे हमने मिसलेनियस टॉपिक्स भी कवर करने हैं, जहाँ पे हमने कोर कंटेंट भी कवर करना है, और कोर कंटेंट से हमने अपने मार्क्स ज्यादा से ज्यादा सिक्योर करने हैं। ये जो कोर कंटेंट का आपका 80% पेपर बनेगा, उस 80% में से मुझे जो है 90% तक, यानी कि उस 80% का जो 90% है, उतना मुझे ध्यान से समझना है, पढ़ना है, वहीं से मेरे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे। बट जो मिसलेनियस पोर्शन है, उसमें से भी 50% भी अगर मैं कर लूं, तो अगर मेरे 30 सवाल आ रहे हैं, 20 सवाल आ रहे हैं, तो मैं आराम से 7, 8, 10, 15 क्वेश्चन कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू दी परसेंटेज मैंने आपको बताया। तो डेफिनेटली आप अपना स्कोर अच्छा कर लोगे। अगर हमारा वो 70% पोर्शन, उसमें से 90% पेपर आ गया, तो अब 90 क्वेश्चन आ गए, उस 90 में से आपको 90% आना चाहिए, तो आपके 81 क्वेश्चन अपने आप सही हो गए। तो वहां से यहाँ पे आपको स्कोर में हेल्प मिलेगी ज्यादा करने में। तो अगर कट ऑफ हाई जा रही है, तो वहां पे आपका जो पेपर है ना, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो उन 70% सिलेबस से इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं जो आपकी कट ऑफ को हाई कर रहे हैं। इन केस आपका वो जो 80% पेपर बनना है ना, वो 70% पोर्शन में से थोड़ा कम बना है, राइट, तो आपकी कट ऑफ जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो आपको एक सेफ जोन लेके चलना है आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस, जहां पे 115 से 120 क्वेश्चन का आपका टारगेट रहेगा। और यही 115 से 120 क्वेश्चंस जो हैं, ये आपको JRF दिलाने वाले हैं। UR कैटेगरी से मैं बात कर रही हूँ।
अब अकॉर्डिंगली नेट है तो 100 प्लस इज अ सेफ स्कोर, 105 जो है वो बहुत सही स्कोर है, सेफ जोन है नेट के लिए। ऐसे ही कैटेगरी वाइज आप जो है 2-2 3-3 क्वेश्चन कम करते रहेंगे तो आपका सेफ स्कोर जो है वो निकल के आ जाएगा। तो ये चीज हमें समझनी है, पेपर 1 को निग्लेक्ट नहीं करना है और इतना हावी भी नहीं होने देना है कि आप पेपर 2 को निग्लेक्ट करो। तो प्रॉपर टाइम आपको देना है। पेपर 1 जो है वो आपको जेआरएफ लेने में हेल्प करता है, आपने सुना होगा, डेफिनेटली करता है, बट एक तरीके से अगर तैयारी की गई है। अगर आपने कोई डायरेक्शन के साथ तैयारी नहीं की तो पेपर 1 आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि इतना कुछ करोगे तो कैसे बनेगी बात, नहीं बन पाएगी। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है जी, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो पेपर 1 जो है ये जेआरएफ दिलाएगा, बट पेपर 2 अगर नहीं करोगे अच्छे से तो नेट भी नहीं हो पाएगा। तो नेट अपना बेस बनाना है, उसके बाद अपना जेआरएफ जो है वो आपने करना है, ठीक है। तो नेट के बाद ही जेआरएफ आएगा ना। नेट स्कोर अगर 200 स्कोर कर रहे हो तो नेट मिल रहा है, 220 स्कोर कर रहे हो तो जेआरएफ मिल रहा है। पहले नेट तो पक्का करेंगे, फिर जेआरएफ है तो उसके लिए और मेहनत करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपने पेपर 2 को भी अच्छे से लेके चलना है एंड पेपर 1 को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्या ये चीज समझ आ गई है सबको?